इस वीडियो में हम पढ़ते हैं सबसे पहला टॉपिक बेटा, और वो अपने पास आता है कोहेरेंट सोर्स। सबसे पहला टॉपिक आता है बेटा, कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं। अगर मैं कोहेरेंट सोर्स की बात करूं सबसे पहले, तो देखिए बेटा यहाँ पे शुरुआत में वर्ड लगा हुआ है को, और को का मतलब होता है बेटा सेम। को का मतलब होता है सेम। तो इसकी डेफिनेशन बनती है द सोर्स ऑफ लाइट the source of light which emit continuous light waves of same wavelength same frequency and constant phase difference are called कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। देखो इसके अंदर क्या कहा गया है, द सोर्स ऑफ लाइट, ऐसे सोर्स लाइट के विच जो एमिट करेंगे कंटिन्यूस लाइट वेव्स। ऐसे सोर्स बेटा जो लगातार लाइट को एमिट करते रहेंगे, लेकिन जो वो लाइट एमिट करेंगे बेटा वो सारी लाइट क्या होनी चाहिए, सेम वेवलेंथ की होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अब सपोज दैट हम यहाँ पे एक बल्ब लेते हैं, और बात करते हैं बेटा, ये सबसे पहले इसके अंदर अपने पास ये लाइट है, ये ऐसे भेजता है। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। देखें, अब देखें बेटा, जब अपने पास ये बल्ब है, ये आपके पास इस तरीके से लाइट रेडिएशन भेजता है। चलो तो कहता है कि इसके द्वारा जो लाइट एमिट की जाएगी, पहली कंडीशन तो कहता है कि ये बल्ब है एमिट लाइट कंटिन्यूअस, लगातार लाइट को क्या करेगा, एमिट करता रहेगा। लेकिन जो भी लाइट ये एमिट करेगा, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जैसे सपोज दैट हमने ये ले लिया, तो 9 की 9 जो लाइट वेव इसने एमिट की है बेटा, इन सब की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, इन सब की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और इन सभी में ये फेज डिफरेंस एंगल है, ये इन सभी में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस बल्ब को, इस सोर्स को क्या नाम दोगे आप, कोहेरेंट सोर्स। क्या नाम दोगे बेटा यहाँ पे, कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, तो एक ऐसे सोर्स ऑफ लाइट जिनसे अगर लाइट बेटा बाहर लगातार निकलनी चाहिए, और जो लाइट बेटा लगातार आएगी उसकी वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका फेज डिफरेंस, ये सारी चीज आपके सामने अगर सेम होगी तो वो सोर्स है, वो कोहेरेंट सोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, कोहेरेंट सोर्स कहलाएगा। ठीक है, ये अपने पास सिचुएशन आती है। अब कंडीशन आती है, क्या क्या कंडीशन होती है, कोहेरेंट सोर्स कैसे मिल पाता है, वो इसकी प्रॉपर्टी है। वे देखिए बेटा एक बार, कि आपसे कहेगा कि कंडीशन ऑफ obtaining two coherent source of light। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए अगर हम दो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट से लाइट को लें, या इन सोर्स को अगर हम एक्सपेरिमेंट करें,
इंटरफेरेंस का, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन आती है कोरेंट source of light should be obtained from a single source। सबसे पहली कंडीशन आती है कि कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कैसे पैदा की जाती है। तो अगर बेटा बात करें तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट सिंगल सोर्स, आप एक बल्ब लोगे मान लो रेड कलर का, दूसरा बल्ब बेटा मान लो आपने ले लिया ब्लू कलर का, तो रेड की वेवलेंथ अलग होगी, ब्लू की वेवलेंथ अलग होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, तो ये सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं। तो पहली कंडीशन तो कहता है कि कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है वो ऑब्टेन होते हैं, किससे ऑब्टेन होते हैं, एक सिंगल सोर्स से। बोलो बेटा किससे ऑब्टेन होते हैं, कि सिंगल सोर्स से। दूसरी अगर मैं बात करूं तो अपने पास क्या होता है, टू सोर्स, अगर हमें दो सोर्स लेने हैं, टू सोर्स गिव मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। अगर दो सोर्स कोहेरेंट हैं, जैसे हमने ऊपर कंडीशन लिख रखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि या तो दोनों बल्ब हमें यहाँ पे मान के चले कि दोनों बल्ब किस कलर के ले लें, रेड कलर के। किसके ले लें, रेड। तो ये भी मान लो हमने 50 वाट रेड कलर का ले लिया और ये भी 50 वाट किसका ले लिया, रेड कलर। तो सेम फ्रीक्वेंसी, सेम इंटेंसिटी, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, सेम वेवलेंथ, रेड कलर है तो सारी चीज क्या रहेगी, सेम। तो कहता है कि टू सोर्स गिव मोनोक्रोमेटिक लाइट, दोनों सोर्स क्या देंगे आपको, मोनोक्रोमेटिक लाइट। अगर देंगे, मोनोक्रोमेटिक होता है बेटा सिंगल कलर की लाइट, क्या होता है, सिंगल कलर की लाइट। तो अगर जो सोर्स इस कंडीशन को ओबे होंगे वही कोहेरेंट सोर्स कहलाएंगे। या तो बेटा कोहेरेंट सोर्स सिंगल सोर्स से बनाया जाता है, या दो सोर्स भी कोहेरेंट हो सकते हैं, लेकिन वो कब होंगे, अगर दोनों सोर्स से जो लाइट है वो सेम कलर की पैदा हो या मोनोक्रोमेटिक लाइट पैदा हो। क्या हो, मोनोक्रोमेटिक लाइट। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताएं, कर लोगे। थैंक यू बेटा। एक तीसरी कंडीशन और भी लिख ले, वो भी मैं आपको बता देता हूं। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस between light waves from two source should be small। एक कंडीशन ये भी होती है बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहता है कि पाथ डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव्स फ्रॉम टू सोर्स, दो सोर्स से जो लाइट वेव्स आएंगी और उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस हैगा बेटा फ्रॉम टू सोर्स शुड बी स्मॉल, वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। देखो बेटा क्या कंडीशन है, एक बार ऊपर वाला सभी बच्चों ने उतार लिया तो एक बार बताएं बेटा, इन्फॉर्म करें ताकि हम इसको रफ करके थर्ड पॉइंट को समझाएं। थैंक यू बेटा, सभी ने उतार लिया ऊपर वाला। देखें बेटा, थर्ड पॉइंट जो आपको लिखवाया है और उसमें क्या कहा गया है, बड़े ध्यान से आप देखें कि थर्ड पॉइंट के अंदर पूछा है पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव्स। सपोज दैट बेटा आपके पास दो सोर्स हैं, ठीक है, और ये बेटा आपके पास स्क्रीन है, ये तो बेटा आपके पास हो गए सोर्स, ये बेटा आपके पास स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर ही इमेज बनती है।
कोई लाइट वेव्स यहाँ से यहाँ गई होगी और कोई लाइट वेव्स यहाँ से यहाँ गई होगी, और ये जाके स्क्रीन पे मिली होंगी, तो यहाँ पे इमेज बनेगी। हो सकता है वो डार्क हो सकता है वो ब्राइट हो, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन क्या कहता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइट वेव्स यहाँ तक डिस्टेंस की है, इस सोर्स से यहाँ से लेके यहाँ तक गई है, तो इनके बीच में थोड़ी देर के लिए मैं S1 पॉइंट मान लो, इसको P1 मान लो, इसको लिख दो S2। तो बोलो कि यहाँ से S2 P1 और S1 P1 इनमें कुछ पार्ट डिफरेंस है। सपोज दैट अगर मैथ की भाषा में लिखूं तो मान लो ये 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है, और यहाँ पे मान लो सपोज दैट 4.2, तो इसका मतलब इनका पाथ डिफरेंस हो गया। क्या हो गया? पाथ का डिफरेंस। नीचे वाली ने लाइट वेव्स ने क्या किया है? डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल की है, ऊपर वाले ने डिस्टेंस क्या की है? कम ट्रेवल की है। और कहता है कि अगर कोहेरेंट सोर्स होंगे, क्या होंगे? कोहेरेंट, तो उन सभी की इक्वल वेवलेंथ होगी। तो इक्वल वेवलेंथ होगी तो इसका मतलब डिस्टेंस भी नियरली इक्वल ट्रेवल करेंगे, तो उनका जो पाथ डिफरेंस है वो नेग्लेजिबल होगा या बहुत स्मॉल होगा। क्या होगा? बहुत स्मॉल। तो ऐसे सोर्स को भी हम कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि मान लो नीचे वाली ने 10 मीटर की हो, ऊपर वाले ने 5 की हो, तो इनका पाथ डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अगर ऐसा होगा तो बेटा वेवलेंथ कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी और कोहेरेंट की कंडीशन को ओबे नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या होनी चाहिए कि अगर आपके पास कोहेरेंट सोर्स बनाने हैं तो कोहेरेंट सोर्स या तो सिंगल सोर्स से बनाए जा सकते हैं, या दो सोर्स लोगे तो दोनों सोर्स की लाइट जो आपके पास है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। और तीसरा कहता है कि अगर आपको कोहेरेंट बनाना है तो दोनों सोर्स के बीच जो पाथ डिफरेंस होगा, उनका लाइट वेव्स का जो पाथ डिफरेंस होगा वो शुड बी स्मॉल। क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। ये कंडीशन होती है किसके लिए बेटा? कोहेरेंट सोर्स के लिए। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताएं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं बेटा। बोले बेटा। बेटा आपका माइक ऑन नहीं हो रहा है क्या आज आपका? एक बार कोई बच्चा माइक ऑन करके बताएं बेटा, आगे चल। थैंक यू बेटा, थैंक यू। देखो ये सिचुएशन आपके पास आती थी और कई बार सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जाता था। टू इंडिपेंडेंट source of light cannot be coherent। कई बार क्वेश्चन आता था कि टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। दो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट है बेटा, वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। क्या रीजन होता है? तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट ले लिए हमने, अलग अलग सोर्स ऑफ लाइट ले, तो देखो एक लाइट सोर्स से बहुत सारे मिलियंस बिलियंस लाइट वेव्स बाहर निकलती है। इस सोर्स से बहुत सारे बिलियंस मिलियंस लाइट ऑफ वेव्स क्या होती है बेटा? बाहर निकलती है। तो अगर दो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट ले लिए तो इनसे जो बहुत सारी लाइट वेव्स बाहर आएंगी, उनका ना तो बेटा कांस्टेंट वेवलेंथ होगी, नॉट कांस्टेंट वेवलेंथ, नॉट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, और ना कांस्टेंट फेज डिफरेंस। क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट सोर्स अलग अलग हो गए, और अलग अलग हो गए तो इसका मतलब ना तो उनकी वेवलेंथ सेम होगी, ना बेटा उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, और ना बेटा उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। और जो ये कंडीशन नहीं होंगी तो वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, क्योंकि कोहेरेंट सोर्स वही होंगे जिनकी सेम वेवलेंथ, सेम कंडीशन, आपके पास फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, तो इसका आंसर अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? even the smallest source of light, even the smallest source of light
contains and billions light waves लिख लो, light waves which cannot emit light in same phase difference. So, हम यही लिख देते हैं इसके अंदर, ये अगर छोटे से छोटा सोर्स भी अगर हमने ले लिया तो उसके पास बहुत सारी लाइट वेव्स होंगी और वो कभी भी कैन नॉट एमिट लाइट इन सेम फेज डिफरेंस, और वो सेम फेज डिफरेंस की लाइट को एमिट नहीं कर सकती। इसलिए टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट बेटा कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। तो बेटा कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक देखें। अब आता है आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स, लेकिन इससे पहले मैं बेसिक आपको समझाता हूं। आपने बेटा +1 क्लास में वेव पढ़ी थी, +1 क्लास में आपने वेव पढ़ी थी, और वेव में आपने इस तरीके का डायग्राम बनाया था, या बेटा आप ऐसे बना सकते हैं, ये फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, और आपने वेव की इक्वेशन पढ़ी थी कि वेव की इक्वेशन होती है y बराबर a sin ओमेगा इंटू टी। तो मैंने आपको पढ़ाया था वेव में कि वेव या तो सिंगल साइन होती है या सिंगल कोसाइन फंक्शन ही होता है। ठीक है, वही वेव होती है जिसमें या तो सिंगल साइन फंक्शन होता है या सिंगल कोसाइन फंक्शन होता है। ठीक है, और अगर इसके ऊपर हम दूसरी वेव बेटा सुपर इम्पोज करते हैं, दूसरी वेव सुपर इम्पोज करते हैं, तो इस पार्ट को तो बेटा हम क्रस्ट बोलते थे और इस पार्ट को बेटा हमें ट्रफ बोलते थे। और अगर इसके ऊपर भी कोई दूसरी वेव सुपर इम्पोज करते हैं ऐसा, तो अगर मैं सपोज दैट बेटा नीचे वाली को y1 नाम दे दूं, ऊपर वाली को y2, इसको बेटा y1 और इसको y2, तो आप देखेंगे कि इसका बेटा करस्ट से करस्ट मैच हो रहा है और इसका बेटा ट्रफ से ट्रफ मैच हो रहा है। और अभी अभी आप पढ़ चुके हो हाइगन्स प्रिंसिपल से कि लाइट भी एक वेव है, लाइट भी बेटा क्या है, वेव। तो करस्ट से करस्ट मिलके ये एक बड़ी वेव बनाएगा ऐसे, बोलो बन गई। तो y1 प्लस y2 का सम है, वो एक नई रिजल्टेंट वेव बन गई, y1 प्लस y2 बराबर किसके, y। यहाँ अगर बात करूं बेटा, दोनों के एम्पलीट्यूड अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे, करस्ट से ट्रफ क्या हो जाएगा, कैंसिल, और एक ऐसी वेव बनेगी जिसकी एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगी, 0। यहाँ एक ऐसी वेव बनेगी जिसकी एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। बोलो क्या होगी, मैक्सिमम। तो इसका मतलब अगर करस्ट करस्ट मिलते हैं या ट्रफ ट्रफ मिलते हैं तो एम्पलीट्यूड बेटा क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और जब करस्ट और ट्रफ मिलते हैं, ऊपर बेटा करस्ट और नीचे बेटा क्या आएगा आपके पास, ट्रफ। जब करस्ट और ट्रफ मिलेंगे तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगी, 0। और जब बेटा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगी तो इसका मतलब वहां पे चमक ज्यादा होगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, इंटेंसिटी। तो ब्राइट इमेज बनेगी, कैसी बनेगी, ब्राइट। और जहाँ एम्पलीट्यूड ही 0 होगी तो वह इंटेंसिटी भी 0, और यहाँ इस केस में बेटा कैसी इमेज बनेगी, डार्क। और ऐसी कंडीशन को हमने वे में पढ़ा था, ऐसी कंडीशन को बोला जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब वेव का सुपर इम्पोज होना, क्या होना बेटा, सुपर इम्पोज होना, एक वेव का दूसरी वेव के ऊपर सुपर इम्पोज होना। तो सुपर इम्पोज होके और एक नई वेव बनाना क्या कहलाता था, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। बोलो क्या कहलाता था, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। और जिसको हम इसी फॉर्म में लिखते थे y इक्वल्स टू y1 प्लस का y2, कि दो वेव को अगर हम ऐड करें तो एक नई वेव बने। तो यहाँ पे बेटा दो वेव थी, एक y1 और एक y2, इन दोनों को हमने सुपर इम्पोज करवाया तो इसका करस्ट ऊपर वाले का भी करस्ट, दोनों ऐड होके एक नई वेव बन गई, बड़ा करस्ट हो गया। यहाँ पे करस्ट ट्रफ और ट्रफ
दोनों सुपर इम्पोज किए तो बड़ा ट्रफ बन गया और एक नई वेव बनी जिसकी इक्वेशन है y, ठीक है। तो इसके एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगी। इसके बाद यहाँ देखे क्रस्ट और ट्रफ अपोजिट थे, यहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ अपोजिट थे, तो एम्पलीट्यूड क्या होगी, 0। तो एम्पलीट्यूड अगर 0 दो लाइट वेव्स की, तो इसका मतलब वहां पे अंधेरा है, डार्क इमेज है। और अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुई तो इसका मतलब दोनों लाइट वेव्स या तो उनके क्रस्ट क्रस्ट मिले हैं या उनके ट्रफ ट्रफ मिले हैं, तो ब्राइट इमेज बनेगी और एम्पलीट्यूड क्या होगी बेटा, मैक्सिमम। और ऐसे फिनोमिना को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते थे। क्या बोलते थे यहाँ पे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बोलो बेटा, कर लोगे यहाँ तक? ये बेसिक बातें मैंने आपको पढ़ाई थी। और इसके अंदर आपको एक टर्म और पढ़ाई थी, इसमें आपको पढ़ा था कि अगर किसी लाइट वेव्स का पाथ डिफरेंस निकालना हो तो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था लैम्बडा बटा 2 पाई गुणा फेज डिफरेंस, ठीक है। ये +1 में यहाँ पे यूज होंगे बेटा। कि पाथ डिफरेंस अगर दो लाइट वेव्स का निकालना है, दो लाइट वेव्स का क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है बेटा लैम्बडा बटा 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। क्या होता है, लैम्बडा बटा 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। और मैंने कहा था कि वेव, अब आपके सामने अगर मैं ऐसा लिख दूं कि a साइन ओमेगा टी प्लस बेटा b कोस ओमेगा टी, तो मैंने आपको बताया था कि ये हार्मोनिक फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन भी आ गया और कोसाइन, तो ये कि वेव नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वेव बनने के लिए तो सिंगल साइन फंक्शन चाहिए या सिंगल चाहिए कोसाइन। बोलो, सिंगल साइन चाहिए या सिंगल क्या चाहिए बेटा, कोसाइन। तो ये कंडीशन बेटा आपने +1 में वेव के अंदर पढ़ी थी, जो अब यहाँ पे यूज होंगे इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर। बोलो बेटा, ये टर्म समझ में आ गई, बेसिक टर्म? कर लोगे बेटा इनको? देखो, नेक्स्ट अगर बात करते हैं बेटा, तो इसके अंदर एक टर्म आती है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है बेटा। पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखें, इट इज द phenomena of redistribution of light energy, redistribution of light energy in a medium on account of superposition of light waves from two coherent source, from two coherent source। देखो, कहता कि इट इज द फिनोमिना ऑफ, ये कैसा फिनोमिना है जिसमें लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब लाइट को फैलाया जाता है, ऑफ लाइट एनर्जी को इन ए मीडियम, एक मीडियम में, लेकिन कौन सा प्रिंसिपल लगा के, सुपर पोजिशन ऑफ लाइट वेव्स, मतलब दो या दो से अधिक लाइट आपस में सुपर इम्पोज करें और कंडीशन होगी कि वो दोनों लाइट वेव्स कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। तो इसका मतलब एक बात हमें पता चली कि इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर तभी होगा जब आपके पास सोर्स ऑफ लाइट कोहेरेंट होंगे। क्या होंगे? कोहेरेंट। अगर विदाउट कोहेरेंट है तो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं होगा। तो बेसिक एग्जांपल देखें बेटा, अगर किसी भी सोर्स से लाइट वेव्स आई तो लाइट एक वेव है, तो इसका मतलब वो इस फॉर्म में चलेगी। दूसरी की अगर बात करूं तो वो इसके ऊपर ऐसे आएगी। अगर हम करें दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, इस फॉर्म में दो लाइट वेव्स ले ली, y1 और y2, यहाँ पे भी y1 और y2। तो बेटा एक बार आपने जर्नली बात देखें कि इसने क्या कहा है, इट इज फिनोमिना ऑफ, एक ऐसा फिनोमिना हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी को फैलाए,
इन ए मीडियम, किसी मीडियम में, लेकिन कौन सा प्रिंसिपल यूज होना चाहिए? सुपरपोजिशन। तो हमने दो लाइट वेव ली, इन्होंने क्या किया? सुपर इम्पोज किया, तो एक नई लाइट वेव बनाई ऐसे, एक नई लाइट वेव बनाई ऐसे, बन गई। दूसरे वाले से बनाऊंगा तो इसकी जो लाइट वेव बनेगी ऐसे, इसकी क्यों? क्योंकि क्रस्ट से ट्रफ कट जाएगा। यहाँ पे देखो क्रस्ट के ऊपर क्या रहा है बेटा? क्रस्ट, और ट्रफ के ऊपर क्या रहा है? ट्रफ। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि इस केस में एम्पलीट्यूड क्या होगी? मैक्सिमम, और इस केस में एम्पलीट्यूड क्या होगी? जीरो। तो जिस केस में बेटा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुई तो उसमें लाइट एनर्जी फैल गई है, किसकी वजह से? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ लाइट वेव्स। किसके कारण बेटा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ लाइट वेव्स। लेकिन कंडीशन रहेगी कि दोनों लाइट वेव्स कहां से आनी चाहिए थी? कोहेरेंट सोर्स से। बोलो कहां से आनी चाहिए थी? कोहेरेंट सोर्स से। तो कहने का मतलब क्या है? इसके बेसिक एग्जांपल बताता हूं। कपड़े धोते टाइम जो साबुन के बेटा झाग होते हैं, उनके अंदर कई बार हमें बहुत सारे कलर नजर आते हैं। उस झाग के अंदर हमें कई बार बहुत सारे क्या नजर आते हैं? कलर। तो क्या होता है कि सन से बहुत सारी लाइट उसके ऊपर आती हैं और वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती हैं। सुपर इम्पोज होने के बाद आपके पास एक नई वेव बनती है। क्या बनती है? नई वेव, नई लाइट एनर्जी, और उसके अंदर आपको बहुत सारे कलर नजर आते हैं। और वो बेसिक एग्जाम्पल होता है बेटा किसका? इंटरफेरेंस का। क्या होता है बेटा? इंटरफेरेंस का। ठीक है। तो क्या होता है कि हमें एक जगह बहुत सारे कलर दिखाई देने हैं, इसका मतलब बहुत सारी लाइट वेव्स वहां पे इकट्ठी हो रही है, और इकट्ठी होने के बाद वो फैल रही हैं एक नई वेव बनके, और लाइट वेव्स का इकट्ठा होके, सुपर इम्पोज होके और फैलना क्या कहलाता है आपके पास? इंटरफेरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस बेटा टू कोहेरेंट ऑफ सोर्स। तो इसका मतलब लाइट वेव्स होंगी वो कोहेरेंट सोर्स की ही होनी चाहिए, अदरवाइज इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं होगा। बोलो बेटा कर लोगे कि नहीं कर लोगे? और इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट चाहिए। कैसी नेचर चाहिए बेटा? ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। बोलो बेटा डेफिनेशन समझ में आई? तो एक बार यस सर बोले बेटा। फिनोमिना के बाद क्या लिख रखा है? रीडिस्ट्रीब्यूशन बेटा, फैलना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। रिपीट करना। Phenomena of redistribution of light energy in a medium on account of superposition of light waves from two coherent source, from two coherent source। देखें बेटा अब आगे। बड़े ध्यान से देखना। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। सबसे पहली होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सबसे पहली आती है, और सबसे पहले बेटा जो निकल के आती है वो क्या आती है आपके पास? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? द रिजल्टेंट intensity of light is मतलब जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कह लो, या सुपर इम्पोज होने के बाद रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम कह लो, या ब्राइट इमेज बने जिसके अंदर, उस इंटरफेरेंस को किस नाम से जाना जाएगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसको कह सकते हैं इंटरफेरेंस is said to be constructive। तो कहता है कि द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, जिसमें दो लाइट वेव सुपर इम्पोज करे, सुपर इम्पोज करने के बाद जो नई वेव बनेगी उसकी अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम तो आई, या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आई, या ब्राइट इमेज बनी, तो वो कैसा कहलाएगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
दूसरे में अगर मैं बात करता हूं तो दूसरी टाइप होती है बेटा इसकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपके पास होता है। इसमें क्या होता है, द रिजल्टेंट intensity of light is minimum, interference is called destructive। इसको बेटा हम जानेंगे डिस्ट्रक्टिव के नाम से, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन इसके अंदर आई कि अगर बेटा आपके पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम तो हुई तो कंस्ट्रक्टिव के नाम से कहेंगे, अगर मिनिमम हुई तो इसको किस नाम से कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव। मतलब कहने का ये है, अगर आपके पास ये कंडीशन है कि सबसे पहले ब्राइट इमेज बनेगी तो कंस्ट्रक्टिव, और डार्क इमेज बने तो कैसा बनेगा, डिस्ट्रक्टिव। सॉरी, ब्राइट बने तो कंस्ट्रक्टिव और डार्क बने तो डिस्ट्रक्टिव। कर लोगे बेटा, ये आपके पास वैल्यू निकल के आई है। अब देखें, आपके पास इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आएगी और उसको बड़े ध्यान से आपको देखना है। यहाँ तक का पॉइंट हो सभी बच्चे एक बार उतार ले बेटे। थैंक यू बेटा गौरव। इसमें बेटा जो बेटा छत्रपाल है ये +2 P1 से है लाइव क्लास में। बेटा छत्रपाल, यस सर। थैंक यू बेटा। देखिए यहाँ से अब आगे, अब आता है आपके पास इंटरफेरेंस के अंदर हम कह सकते हैं क्या क्या सिचुएशन आपके पास आती है, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट आता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर आता है बेटा सबसे पहले यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसके अंदर क्या क्या सिचुएशन होती है, पहले तो मैं इस कंडीशन के अंदर बता देता हूं क्या क्या इसके अंदर लिया जाता है। इन दिस experiment, S is a narrow slit of width about 1 mm, जिसकी विड्थ है वो नियरली 1 mm है। इसके बाद लिखें स्क्रीन is placed distance nearly 2 meter from slit A and B, A and A, ठीक है। The alternate dark and bright image found on the screen, the alternate dark and bright image
अल्टरनेट आपके पास डार्क एंड ब्राइट इमेज आर फाउंड ऑन द स्क्रीन। देखिए क्या क्या है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, और इसकी बहुत सारी आगे हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। इसके मेन कंडीशन क्या है, यहाँ पे सिंपल है बस कि यंग डबल स्लिट, यंग नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, 2 नैरो स्लिट लिए और एक सोर्स लिया। क्या क्या सिचुएशन उसने यहाँ पे रखी कि जैसे उसने एक सोर्स ले लिया बेटा, यहाँ से एस इज ए नैरो स्लिट ऑफ विड्थ, और एस यहाँ पे एक सोर्स, ये सोर्स है बेटा। और जब इस सोर्स से लाइट निकलेगी तो बड़े ध्यान से देखना, कोरेंट सोर्स होना चाहिए क्योंकि आप इंटरफेरेंस करवा रहे हो। तो जैसे मैं बेटा इनको डार्क मार्क कर रहा हूं वो तो कहलाएंगे क्रस्ट, और जिनको मैं डॉट मार्क कर रहा हूं वो कहलाएंगे बेटा ट्रफ। ये एक तरीका है यहाँ पे क्रस्ट। अब मैं डॉट मार्क कर रहा हूं वो है बेटा क्रस्ट। ठीक है, ये लाइन है बेटा, ये लाइन है आपके पास क्रस्ट। ये मैं लिख देता हूं, जो डार्क है वो है बेटा यहाँ पे क्रस्ट, और जो डॉट डॉट है वो है बेटा यहाँ पे ट्रफ। ये कंडीशन, और ये सोर्स है, तो इस सोर्स से लाइट वेव्स पैदा होंगे, और कोहेरेंट सोर्स है तो हमने 2 स्लिट लेनी है। तो देखिए बेटा 2 स्लिट आप यहां लेंगे, एक स्लिट तो ये होगी और जिसका नाम दे दिया ए, और एक स्लिट पास ये होगी जिसका नाम दे दिया हमने बी। 2 स्लिट ले ली, और इन दोनों स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है बेटा उसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल डी से। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है स्मॉल डी से, और नियरली बता देता हूं इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो नियरली 0.5 mm होती है। क्या होती है? 0.5। ठीक है, तो सबसे पहले, और ये जो सोर्स है इसकी जो विड्थ थी ये नियरली हमने ली है इस एक्सपेरिमेंट में 1 mm। तो कहता है कि सबसे पहले तो एक सोर्स लेना है, और वो सोर्स होना चाहिए बेटा कैसा? कोहेरेंट सोर्स, क्योंकि आप इंटरफेरेंस करा रहे हैं। जब हमें पढ़ चुके कि लाइट एक वेव्स है तो यहाँ से वेव्स के रूप में लाइट आएगी सोर्स से। फिर हमने 2 स्लिट ले ली, ठीक है, और इससे 2 मीटर ये स्क्रीन है। वैसे तो इस यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था तब डिस्टेंस 2 मीटर ली थी, लेकिन इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल डी से। डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, ये होगी बेटा आपके पास स्क्रीन, और ये होगी बेटा आपके पास स्लिट। ठीक है, तो स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है बेटा वो नियरली कह रहा है आपको लेनी है 2 मीटर। दोनों स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है बेटा वो इस एक्सपेरिमेंट में थी नियरली 0.5 mm, जिसको छोटे डी से डिनोट किया गया था, और ये सोर्स की विड्थ है आपके पास नैरो स्लिट सोर्स की है। तो बेटा देखें आप ध्यान से कि स्क्रीन के ऊपर इमेज बनेगी, अल्टरनेट इमेज, डार्क बनेगी ब्राइट बनेगी। तो ये जो यहाँ से इस सोर्स से लाइट आ रही है तो ये लाइट बेटा इस स्लिट से इसके अंदर आएगी, स्लिट्स में। तो मान लो इस स्लिट से एक क्रस्ट आया, इस स्लिट से भी बेटा ये क्रस्ट, क्योंकि लाइट वेव्स आपके सामने रखी हुई हैं, सोर्स से लाइट स्लिट के ऊपर गिरेंगे तो इन दोनों होल से बेटा लाइट वेव्स अंदर आएंगे। तो दोनों होल से मान लो इससे क्रस्ट आया। अब दूसरी मैं मार्क करता हूं बेटा, जैसे ट्रफ आ गया, यहां से भी बेटा कोई ट्रफ आ गया। फिर बेटा मैंने माना कि कोई क्रस्ट आ गया, क्योंकि ट्रफ और क्रस्ट लगातार आते रहेंगे। फिर मैंने माना यहां से कोई ट्रफ आ गया, ठीक है, कोई ट्रफ आ गया ऐसे। फिर हमने माना कोई क्रस्ट आ गया, कोई भी आपकी मर्जी है। फिर हमने माना कोई ट्रफ आ गया ऐसे। इस तरीके से क्रस्ट और ट्रफ आपस में आते रहेंगे, और एक ऐसी स्टेज आएगी जो मैंने आपको बताया था कि अगर बेटा क्रस्ट और क्रस्ट मैच कर गए तो देखो एक लाइट वेव्स तो इधर से आएंगी पहले वाली स्लिट से, और दूसरी ये आ गई, बोलो होगी, और 2 लाइट वेव जब आपस में सुपर इम्पोज करेंगी तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? या तो उनके क्रस्ट क्रस्ट या ट्रफ ट्रफ मिलेंगे, या मैंने बताया था आपको उनको क्रस्ट के नीचे क्या आ जाएगा? ट्रफ,
और ट्रफ के नीचे क्या जाएगा, क्रस्ट। तो आपको कई के अंदर देखो क्या देखने को मिला, ये मैं आपके सामने रेड कलर से मार्क करता हूँ। यहाँ देखो एक बार बेटा, आपको क्रस्ट और ट्रफ मिला, क्या मिला, क्रस्ट और ट्रफ। यहाँ देखो बेटा आपको क्रस्ट और क्या मिला, ट्रफ। जैसे यहाँ देखो बेटा आपको क्रस्ट और क्या मिला, क्रस्ट। यहाँ देखो बेटा आपको क्रस्ट और क्या मिला, ट्रफ। तो कहीं आपके पास डार्क इमेज बनेगी, कहीं आपके पास कैसी इमेज बनेगी, ब्राइट। और ब्राइट कब बनेगी, जब आपके पास इस दोनों लाइट वेव्स आई दोनों होल से, जिसके क्रस्ट और क्रस्ट मिल गए वो ब्राइट, या जिसके ट्रफ और ट्रफ मिल गए वो ब्राइट, और जिसके क्रस्ट और ट्रफ उसकी इमेज कैसी बनी बेटा, डार्क। तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, और इस स्क्रीन पे जो इमेज बनेगी वो एक ऐसी इमेज बनेगी कि जो सेंट्रल फ्रिंज है वो तो ब्राइट बनेगी, फिर इसके ऊपर बनेगी बेटा डार्क, फिर बेटा बनेगी ब्राइट, फिर बनेगी डार्क। इस तरीके से अल्टरनेट, जैसे ये ब्राइट है तो फिर डार्क, फिर क्या बनेगी, ब्राइट, फिर क्या बनेगी, डार्क। तो इस तरीके से इस स्क्रीन के ऊपर अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनती रहेंगी। और ये क्या था आपके पास, एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस डायग्राम को आप अपनी बुक से अच्छे से उतार सकते हैं, यहाँ बेटा इतने अच्छे से हम बना नहीं पाते, उसमें अलग अलग तरीके से इसको बनाया हुआ है। तो कहने का मतलब बस एक ही है इसका सिंपल सा, कि जैसे ही सोर्स से लाइट जाएंगी, सोर्स से लाइट इन दोनों स्लिट से एंटर करेंगी तो दो लाइट वेव्स बन गई। दो लाइट वेव्स आके जाके बेटा सुपर इम्पोज करेंगी, तो किन्हीं लाइट्स का तो क्रस्ट मैच करेगा, किन्हीं लाइट्स का क्रस्ट और ट्रफ मैच करेगा, और किन्हीं लाइट्स का ट्रफ और ट्रफ मैच करेगा। ठीक है, तो जिनका क्रस्ट और क्रस्ट मैच करेगा वो स्क्रीन पे ब्राइट इमेज बनाएंगी, जिनका क्रस्ट और ट्रफ मैच करेगा वो डार्क इमेज बनाएंगे, और जिनका क्रस्ट और क्रस्ट मैच करेगा वो भी बेटा ब्राइट इमेज बनेंगी। और स्क्रीन के ऊपर एक अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनती रहेंगी। और ऐसे एक्सपेरिमेंट को किस नाम से बोलते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और ये किया गया था इंटरफेरेंस के लिए, क्योंकि इंटरफेरेंस के अंदर अलग अलग कलर दिखाई देते हैं और बहुत सारी लाइट सुपर इम्पोज होने से इंटरफेरेंस बनता है। तो ये है बेटा इंटरफेरेंस कराने का एक एक्सपेरिमेंट। और इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो बेटा बताओ। बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन हम इसके आगे पढ़ेंगे कंडीशन कि कहाँ कंस्ट्रक्टिव होगा, कहाँ डिस्ट्रक्टिव होगा, कितना पार्ट डिफरेंस चाहिए, कितना फेज डिफरेंस चाहिए, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके अंदर पढ़ेंगे। यहाँ तक बेटा किसी बच्चे को डाउट है तो एक बार बताएं। कर लोगे बेटा, बोले बेटा। यस सर। Yes, sir. आज की क्लास में हमने ये पढ़ा है। यस सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि कल भी अपनी क्लास नहीं होनी अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। कल मंडे है, मंडे को अपनी क्लास नहीं होती है। अब ट्यूसडे को ही इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा ये जो हाइगन्स प्रिंसिपल है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, कोहेरेंट सोर्स है, ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ें क्योंकि यही अब आपके सिर्फ इस चैप्टर में दो टॉपिक बचे हैं। इसकी एक तो कंडीशन हमें पढ़नी है और एक इसकी फ्रिंज विड्थ पढ़नी है, फिर आपका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर तक आए तब तक इसको अच्छे से पढ़ें। और सभी बच्चे बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं जो इस क्लास के अंदर हमने इन्वॉल्व किया था संडे के दिन और उसके अंदर आए हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं दोबारा से धन्यवाद करना चाहूंगा और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने इस क्लास के अंदर आते हैं। जिन बच्चों ने नहीं किया तो ये कन्फर्म है कि वो अगला जो टॉपिक होगा उसको बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे, एक कन्फर्म बात है। थैंक यू बेटा, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।